of all, I welcome you and I appreciate your time. I appreciate your joining me. तो guys, इंटरव्यू कहते किसको है? सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है आपकी इंटरव्यू पैनलिस्ट के साथ, और इंटरव्यू के दौरान आप अपना ओपिनियन रखते हैं। ये बात हमेशा आप ज़हन में रखिएगा कि द पर्सन हु हैज़ नो ओपिनियन डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर। अगर एमएससी के दौरान या एमए के दौरान या एमफिल के दौरान या पीएचडी के दौरान आप ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने कभी अपना ओपिनियन नहीं रखा, then I am afraid that you are going to have some troublesome times coming ahead. You will face some difficulties. तो सिंपल सी बात है, आपने जो भी आपका नॉलेज जो आपने गेन किया है, अंडरस्टैंडिंग आपने हासिल की है, उसकी बेस पर आप अपना ओपिनियन जरूर बनाएं, अपना ओपिनियन रखें डिग्निटी के साथ, और कभी भी अपना ओपिनियन देने में हेजिटेशन फील ना करें। अब इंटरव्यू जो है वो असल में होता, उसका मकसद ये होता है कि इंटरव्यू पैनल जो है वो इंटरव्यूई जो होता है, इंटरव्यूई उसका ओपिनियन उभारने की, निकालने की, उससे एक्सप्रेस करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मार्क्स जो होते हैं, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनके तो तकरीबन एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का 100 में से अगर 70 मार्क्स हैं, किसी के 75 हैं, किसी के 80 हैं, तो इतने से मिनिमल मार्जिन के साथ बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पास करते हैं एंटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो सारे तकरीबन एक जैसे होते हैं। अब सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू में इसीलिए की जाती है ताकि कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सिचुएशन को हैंडल करना, बात करना, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू क्या है, और इस बेस पर सिलेक्शन होती है। और डियर पार्टिसिपेंट्स, एक चीज जहन में रखनी है आपने इंटरव्यूइंग स्किल्स को इंप्रूव करते वक्त, और वो एक सिंगल वर्ड है और वो है कॉन्फिडेंस। हमारा आज का जो भी बातें हम करेंगे, डिटेल में जाएंगे, चीजों को माइन्यूटली डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी बातें, अगर इन सारी बातों का एक डोमेन बनाया जाए तो वो लफ्ज होगा कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू, योर सक्सेस revolves around that confidence. They will hire you if you are confident. Nobody will leave you if you are confident. Just cram this word, get this word into your head, and the word is confidence. अब बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं कि जनाब कॉन्फिडेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये साइंस और ये स्किल जो है वो कोई नहीं बताता कि हम जो कॉन्फिडेंस है वो हासिल कैसे करें, कैसे गेन करें कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करने के लिए एक तो चीज जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि दैट यू शुड नो हु यू आर, रियलिटी अबाउट योरसेल्फ। आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस
बूस्ट करवाती हैं, आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो कोई एक्सटर्नल कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी भी इंटरव्यूई के जिस्म में दाखिल हो जाएगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, द वे ऑफ थिंकिंग है। कॉन्फिडेंस इज द वे ऑफ थिंकिंग कि आप किस तरह मुख्तलिफ सिचुएशन को समझते हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि बीइंग मुस्लिम्स, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस के अंदर एक बेसिक एलिमेंट कंटेंटमेंट का है, तवक्कल का है। जो हमारे पास मौजूद है हम उस पर खुश होते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हासिल नहीं होती तो भी हम कंटेंट हैं। अगर वी गेट आवर गोल, इफ वी आर सक्सेसफुल, देन वी थैंक गॉड, वी थैंक अल्लाह। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का सब्जेक्ट स्पोर्ट्स साइंसेज है, कुछ पार्टिसिपेंट्स का सब्जेक्ट लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर टू बी प्रिसाइज। और बात हम कॉन्फिडेंस की कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस से ही बात शुरू की है। स्पोर्ट्समैन जब हम बात करते हैं तो समझ लें कि स्पोर्ट्समैन के लफ्ज के साथ कॉन्फिडेंस हिडन होता है, वो उसका पार्ट एंड पार्सल होता है। स्पोर्ट्समैन जैसे ग्राउंड में जब मैच में हारता है तब वो अपने आप को कैसे कैरी करता है, जब वो जीतता है तब वो अपने आप को कैसे कैरी करता है, जब वो मैदान में जाने से पहले अपने आप को तैयार करता है कि आज मैंने कंपीट करना है, आई माइट लूज, आई माइट विन। पहले उसको मालूम होता है कि मैं आज जीत भी सकता हूं, मैं आज हार भी सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी डिग्निटी के साथ दिन खत्म करना है, हार को भी एक्सेप्ट करना है। मेहनत मैंने की है, जीत गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और डियर पार्टिसिपेंट्स, डियर व्यूअर्स, यकीन करें कि इंटरव्यू में जाने से पहले कॉन्फिडेंस हासिल करने का यही तरीका है। आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है। कोई भी आदमी, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इनकॉन्फिडेंट है। उसको ये सोचना चाहिए कि उसने प्रेपरेशन की है, अपनी नर्व्स को काबू में रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जो उलट है इंटरव्यूइंग स्किल्स में ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो नर्वसनेस है। और नर्वसनेस को काबू करने का तरीका कॉन्फिडेंस है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब आदमी नर्वस होता है, उसके एड्रेनलिन या ग्लैंड्स या जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं बॉडी इमिट करती है, और होता इवेंचुअली क्या है कि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब हार्ट बीट तेज होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तेज काम करता है, और वो जल्दी में सांस भी उसको नहीं आ रहा होता, और वो जो क्वेश्चंस का जवाब उसको आता भी है वो नहीं दे पाता, क्योंकि ही cannot breathe when he is nervous. When you are nervous, you can't breathe. Your heart beats fast. Nervousness normal है. It is okay to be nervous, लेकिन in a positive way. Nervousness को आपने अपनी strength बनाना है in a positive way. Strength इस सूरत में कि आप excited हो, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, अच्छे ग्रेड के लोग बैठे होंगे, एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे जो आपसे बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हैं और आप उनके सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। ये आप अवेयर हैं इस बात से, लेकिन अपनी डिग्निटी को कभी भी वीक ना होने दें, अपने कॉन्फिडेंस को इस बात से वीक ना होने दें कि आपके सामने बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं।
लूज नहीं किया, उसकी वजह क्या है कि मुझे मालूम था कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। जो मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है वो ओवरनाइट पैदा नहीं हो सकती। आई कैन आंसर क्वेश्चंस and there might be questions that I can not answer. कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मुझे आंसर जिसका आता हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे आंसर नहीं आता, तो उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, उसमें परस्पायर करने की जरूरत नहीं है। और नर्वसनेस की वजह से फिर कोल्ड फील, यू फील कोल्ड फील, यू फील परस्पिरेशन। द इंटरव्यूवी स्टार्ट्स टू परस्पायर इवन इन द विंटर। सर्दियों में भी माथे पर पसीना आ जाता है सिर्फ नर्वसनेस की वजह से। जब आप ये फोकस रखेंगे कि आपने तैयारी की है, आप में पोटेंशियल है, जो क्वेश्चंस आपको पुट किए जाएंगे आपने उनका आंसर देना है, कन्विंसिंगली देना है, पूरे फोकस के साथ, पूरे वेट के साथ देना है, और रेस्ट की आपने फिक्र नहीं करनी। द डेविल मे केयर एटीट्यूड रखना है इन अ पॉजिटिव वे। मैं फिर कह रहा हूं, इन अ पॉजिटिव वे, केयर फ्री एटीट्यूड। ये सोचना है कि इफ दे सिलेक्ट मी there is no end to happiness, but God forbid if I did not do well in the interview, life does not end there. कई दफा हमने देखा है कि इंटरव्यूज में, एंट्री टेस्ट्स में, जहां पर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, वहां पर अक्सर हमें इंटरव्यूज में, इंटरव्यू पैनल्स में, जब इंटरव्यू की पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, कई दफा एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। वो इसलिए कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंटरव्यूवीज होते हैं, वो उस सिचुएशन को इतना इंटेंस बना लेते हैं अपने जहन में कि वो स्टेबल नहीं रहते। दे लूज देयर स्टेबिलिटी, इवन दे लूज देयर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस के ही रेफरेंस से ओवर द इयर्स मैंने ये सीखा है कि जब भी किसी चीज को आपने समझने की कोशिश करनी है, जैसे आज हम इंटरव्यूइंग स्किल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी आपने किसी चीज का एनालिसिस करना है तो उसकी दो पार्ट्स बना लिया करें। और मैंने आई वांट टू डिस्क्राइब एनीथिंग, इफ आई हैव अ चैलेंज टुमारो, हाउ वुड आई फेस इट। दो पार्ट्स मैं बनाता हूं, वन इज फिजिकल एंड द अदर इज स्पिरिचुअल। इंटरव्यू को समझने के लिए अगर हम दो पार्ट्स बनाते हैं, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, we'll talk about the physical ones and we'll talk about the spiritual ones, and confidence is one of the spiritual ones. जो पहली रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। जब भी आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, when you are faced with a challenge, जब आप ग्राउंड में जाते हैं, जब आप मैच खेलते हैं, जब फौजी जंग में जाता है, जंग में वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन जंग में जाने से पहले he should have a gun, he should have ammunition. स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में जाने से पहले किट में होता है, उसके पास इक्विपमेंट होता है। बैट्समैन बैटिंग करने से पहले हेलमेट पहनता है, बैट होता है। इसी तरह इंटरव्यू में जाने से पहले आपने कुछ फिजिकल चीजों का ख्याल रखना है, और जो ओवर द इयर्स आई हैव प्रैक्टिस्ड, आई यूज्ड टू डू दिस बिफोर एवरी इंटरव्यू। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आई हैव नेवर सीन failure in any interview I've given in my life. Never seen failure, with the grace of God. What I used to do before the interview, और ये एक दिन पहले होता है,
या 2 दिन पहले। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है चीजें कि ये आपके इंटरव्यू पर अगर सही ना हो तो आपके इंटरव्यू को फेल कर देती है। इंटरव्यू बिकम्स अ फेलियर। नंबर 1, the physical part, that you have to focus on what you are going to wear on that day. For men and women, जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं आज और जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, उन दोनों की ड्रेसिंग भी आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो डिटेल्स हैं ये आपको अक्सर सुनने में नहीं मिलेंगी। और क्योंकि विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जो मेरे मेंटोर्स रहे उन्होंने हमें हमेशा इस बारे में गाइड किया। इंटरव्यू वाले दिन आपने पहनना क्या है? फॉर मेन, बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, हमारी अपनी सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, कल्चर है। रेकमेंडेड ज्यादा बिजनेस सूट है। अब पार्टिसिपेंट्स को मैं दोबारा रिकॉल और बड़े स्ट्रेस के साथ ये बता रहा हूं कि फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। बिजनेस सूट आपने पहनना है और हमेशा आपने ये ज़हन में, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, हमेशा ये ज़हन में रखें कि यू आर नॉट गोइंग देयर टू अट्रैक्ट अटेंशन। ये पॉइंट है जो ज़हन में रखें। इससे खुद ही आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो जाएगी। आप वहां पर लोगों को और अपने कपड़े दिखाने नहीं जा रहे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां उस ओकेजन को रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स व्हाट यू आर वेयरिंग, जैसे फॉर्मल ड्रेसिंग में होता है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल की भी कंफ्यूजन जो है वो दूर करनी चाहिए। फॉर्मल हर वो ओकेजन है जैसे बर्थडे, नपशल्स है, वेडिंग्स है, ऐसी सेरेमनीज हैं, ये फॉर्मल है। बाकी सब इनफॉर्मल है। तो आपने कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनना। बिजनेस सूट इसको कहते हैं। जैसे ये मैंने कोट पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है, शर्ट है, टाई है, कॉलर्ड शर्ट होगी और सूट होगा, जिसको हम पर्टिकुलरली बिजनेस सूट कहते हैं। इसको आप वेस्ट कोट पहन भी सकते हैं और अगर नहीं भी पहनेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप फिर भी प्रॉपरली ड्रेस्ड ही समझे जाएंगे। इसको वेस्ट भी कहते हैं अमेरिकन कल्चर में, जो हम जैसे हम पाकिस्तानी कल्चर में 3 पीस कहते हैं, जिसको अंदर वेस्ट कोट होता है, ऊपर कोट, पैंट, कॉलर्ड शर्ट। और कोशिश करें कि जो बिजनेस सूट आप पहन रहे हैं उसका कलर लाइट हो, सॉफ्ट कलर हो। ब्लैक कलर को अवॉइड करें, ये बोल्ड कलर समझा जाता है, ये ऑफेंड कर सकता है, यानी अग्रेसिव होता है। एग्जॉटिक कलर्स को अवॉइड करें। शार्प कलर्स आपको मालूम है, जैसे रेड है, पर्पल है। ग्लोई कलर्स नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए। और शर्ट जो है वो भी लाइट कलर की हो। अच्छा है अगर लाइटर देन द जैकेट हो। ओके, this coat is also called the suit jacket। और सूट जो है एक फैब्रिक का हो, जिस फैब्रिक की जैकेट है उसी फैब्रिक का ट्राउजर्स हो। टाई भी आप एग्जॉटिक कलर्स की
ग्लोई कलर्स की नहीं पहनेंगे, शार्प कलर्स की नहीं पहनेंगे, अवॉइड येलो, गोल्डन, फ्लावरी डिजाइन्स नहीं पहनेंगे, फ्लावरी डिजाइन्स नहीं पहनेंगे, प्लेन शर्ट पहनेंगे, कोई लाइनिंग प्रिंटेड सॉर्ट ऑफ स्टफ चूज नहीं करना। और ये सारा जो ड्रेस है, ये जहन में रखें, एक दिन पहले इंटरव्यू से ये रेडी होना चाहिए। Each and every component of this suit should be ready to wear. इंटरव्यू डे पर आपको ये हैसल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको ये अफोर्ड कर सकेंगे आप। ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके शूज, आपके सॉक्स, एवरीथिंग शुड बी रेडी। और ये चीज कॉन्फिडेंस में ऐड करती है, ये बात ज़हन में रखिए। अगर इंटरव्यू वाले डे पे आपको ड्रेसिंग की हैसल हो और कई टाई नहीं मिल रही जी, अपना सही शेड की शर्ट नहीं मिल रही, आयर्नड नहीं है, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस होगा वो ओवरशैडो कर जाएगा आपका वो पूरा दिन। ये चीजें आपने पहले एक दिन पहले तैयार करनी है। अब जो फीमेल है उनके लिए भी जो ड्रेस है वो शार्प कलर्स का नहीं होगा। अगर वो शलवार कमीज पहन रही हैं तो वो एलिगेंट होगा, ग्रेसफुल होगा। फॉर मेन एंड वेमेन यू नीड टू बी ड्रेस्ड ग्रेसफुली। और अगर ग्रेसफुली के बारे में या ग्रेस के बारे में या डिसेंट कलर्स के बारे में या डिसेंट ड्रेसिंग के बारे में या डिसेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जरूर अपने दोस्त से, अपने असातिज़ा से, अपने किसी मेंटोर से, किसी प्रोफेशनल पोस्ट पे काम कर रहे बंदे से आप सजेशन ले सकते। He would suggest you a good combination. वो आपको एक क्रिटिक पेश करेगा कि ये चीजें स्किप कर सकते हैं, ये चीजें आप पहन सकते हैं, ये आपको बॉडी पर सूट करती हैं, ये बॉडी पर सूट नहीं करती। अगर आपको सेंस नहीं है तो इसका रिस्क आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल शर्माना नहीं है। कैसे कलर्स आप पर सूट करते हैं? अगर कोई बॉडी जिसकी थिन है उसको किस कलर की शर्ट सूट करेगी, उसकी बॉडी को कैसे उभारेगी? अगर कोई हेल्दी है उसको कौन से कलर्स उसकी इमेज को थोड़ा स्क्वीज करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस सूट तो पहन लें और बेली जो है उसके ऊपर पैंट जो है आपकी बहुत मुश्किल से हैंग हुई हुई है, आपके शोल्डर्स जो है व्हेन यू आर वेयरिंग द कोट, शोल्डर्स जो है वो स्क्वीज हुए हुए हैं, आपके लेपल्स जो है वो खराब हैं, रिंकल्ड हैं, आपके शूज जो हैं वो बड़े हैं, छोटे साइज के हैं। ये तमाम जितनी भी चीजें हैं ये आपका कॉन्फिडेंस ऐसे शैटर करती है कि जिसका हम इमेजिन नहीं कर सकते। और जब परफेक्टली हमारी ये ड्रेसिंग ठीक होती है तो ये कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट देती है। फीमेल्स के लिए नेल पॉलिश अवॉइड करें तो बेहतर है। बहुत लाइट कलर के अगर कोई स्किन कलर की लगानी है तो वो लगा सकती है। नेल्स जो है वो आप टाइडी रखें, कम रखें। फीमेल्स के लिए जो शूज है, प्रोफेशनल रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे शूज हों जो उनकी टोज को हाइड करें। अगर हील्स पहन रही हैं तो ऐसी हील्स नहीं होनी चाहिए कि इंटरव्यू कॉरिडोर में से गुजरते हुए कमरे तक आते हुए टक टक की ऐसी आवाजें आए कि इंटरव्यू पैनल जो है वो पहले ही एनॉय फील करे और ऑफेंड हो जाए और नेगेटिव इंप्रेशन हासिल हो, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी।
दोनों के लिए रिकमेंडेशन ये है कि नॉइजलेस शूज इस्तेमाल करें। लड़के भी, हम लोग भी जब शूज खरीदते हैं तो जितने भी एक्सपेंसिव शूज हों उनमें हील जो होती है वो वुडन होती है आमतौर पर, और वो फ्लोर के ऊपर आवाज आती है, फ्लिप फ्लॉप जैसी आवाज आती है। तो कोशिश करें कि लेदर सोल्स हों, हील भी, रबर सोल्स हों, हील के भी, नॉइजलेस जूते हों। और लड़कियों के लिए भी नॉइजलेस जूते हों तो बहुत अच्छा है। और रिकमेंडेशन फीमेल्स के लिए है, बैंगल्स को अवॉइड करें, रिंग्स को अवॉइड करें, हैवी मेकअप को अवॉइड करें, अपने बाल स्लीक लुक देना चाहिए, लड़कों का भी और लड़कियों के लिए भी। अगर आप जेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेल भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करें, ओवर डोजिंग नहीं करें, प्रॉपरली उसको वॉश करें अपने बालों को, अगर नहा लें। हाँ, another point, जैसे अब विंटर है तो वॉश योरसेल्फ, टेक अ शावर बिफोर द डे of the interview. Take shower before the interview day. जब आप इंटरव्यू डे पर शावर लेते हैं तो अक्सर स्किन ड्राईनेस का शिकार होती है और वो इंटरव्यू वाले रूम में अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। पता चलता है कि ये आदमी जो है टाइडी तो लग रहा है लेकिन रफ है। इसी तरह अगर लड़कों ने और लड़कियों ने, if they are thinking about some haircut, do it before the interview day. हेयर कट करवानी है अगर लड़कों ने तो रिकमेंडेशन ये है कि 4-5 दिन पहले। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, when they open that door, when they are asked to come in, they let the door shut itself, और कई दफा वो दरवाजा बड़ी जोर से जाके लगता है। हमेशा आपको नहीं पता कि उस दरवाजे में स्प्रिंग है या नहीं, आपने हेल्प करनी है दरवाजे को बंद होने में। अगर खुदा ना खास्ता वो दरवाजा ठा करके बंद होता है तो you'll have a bad time. You'll already prepared a bad personality in front of the interview panelist. तो जब आप दरवाजा खोलते हैं इंटरव्यू रूम का, सबसे पहले परमिशन मांगे, मे आई कम इन। when they ask you to come in, you go in, otherwise don't just walk into that room. ये एक बड़ी कॉमन परसेप्शन है जो नॉन प्रोफेशनल लोगों ने फैलाई हुई है कि जी you enter that room and you just go and sit on that chair. No, you can't enter that room if you are not permitted to. आप दरवाजा खोलते हैं, परमिशन मांगते हैं, वो आपको परमिशन देते हैं, आप अंदर जाते हैं, एंड यू डोंट डेयर टू सिट ऑन दैट चेयर जब तक आप चेयर पर बैठने की परमिशन भी नहीं मांगते। वैसे होगा क्या, आपको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं होगी। जब आप एंटर करेंगे रूम में तो वो खुद आपको कहेंगे प्लीज हैव अ सीट, बी कंफर्टेबल, तब आप उस चेयर पर बैठे। और कई दफा ऐसे होता है कि आपसे पहले जो इंटरव्यूवी वहां से उठकर गया है वो अपनी नर्वसनेस में उस कुर्सी की जो स्टांस है वो चेंज कर जाता है, कुर्सी टेबल के बिल्कुल सामने नहीं होती। तो आपने उस कुर्सी को ड्रैग करके सीधा नहीं करना बल्कि उठाकर कुर्सी की पोजीशन ठीक करनी है, अगर तो कुर्सी की पोजीशन ठीक नहीं है, और आपने फिर उस कुर्सी पर बैठ जाना है। अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको उस कुर्सी की बैक के साथ लगाना है। लीन फॉरवर्ड नहीं करना, लीन फॉरवर्ड नहीं करना, और वहां आपने बैठ जाना है। अगर आपने बिजनेस सूट पहना हुआ है और अगर आप स्लिम हैं
फिर तो ठीक है, बटन आप कोट के ना भी खोलें तो ठीक है। लेकिन अगर वहां लूप बन रही है, मिसाल के तौर पर ऐसी लूप बन रही है कि आप जब बैठ रहे हैं तो वो ऐसे हो रहा है, तो फिर आप बटन खोल दें कोट का। 2 बटन होते हैं यूजुअली, जो सेकंड वाला बटन है वो आप खोल दें, ऊपर वाला आप बंद रखें। ड्रेसिंग में एक और बात, जो कॉलर शर्ट आप पहन रहे हैं वो आपने ध्यान रखना है कि उसका कॉलर आपकी नेक साइज का हो। ऐसे ना हो कि वो कॉलर ही आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर रहा हो और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी ब्रेन में मुश्किलात का शिकार हो रही है। तो कॉलर जो आपका है कॉलर शर्ट का, वो इतना इजी होना चाहिए कि आपकी जो फिंगर है वो उसमें सर्कुलेट कर सके ताकि आप ब्रीथ कर सके। ओके, फाइनली व्हेन यू arrive at the interview room, you you are asked to come in। आप वहां अंदर चले जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, वो आपको बैठने के लिए कहते हैं और आप बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम की जो ग्रीटिंग्स हैं ये कंपनी टू कंपनी डिफर करती हैं। कुछ जो मल्टीनेशनल्स हैं वहां पर हमें न्यूट्रल ग्रीटिंग्स का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन probably because we are focused for this PPSC and FESC interviews, so there is no harm in saying assalamu alaikum, because we assume that all of them would be Muslims, or if Christians तो उसमें भी कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो बहुत प्रोफेशनल अदारे हैं, बहुत ज्यादा, जहां फॉरेन से फंडिंग आती है और फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं या फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, फॉर एग्जांपल आई वाज वंस इन्वॉल्व्ड इन अ साउथ अफ्रीकन कैंपेन, तो वहां ग्रीटिंग्स का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है कि आपने ग्रीटिंग जो है वो कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन वाली तो नहीं दे दी, ऑडियंस का एनालिसिस करना पड़ता है। बहरहाल, तो यहाँ आपने सलाम किया, उन्होंने आपको बैठने के लिए कहा, आप बैठ गए। बैठने का तरीका, रिलैक्स हो गए, लीन फॉरवर्ड, आपने आगे झुकना नहीं है, उनकी मेज पर हाथ नहीं रखने, अपनी बैग कुर्सी के साथ, कुर्सी की बैग के साथ लगानी, रिलैक्स करना है, यानी रिलैक्स्ड पोस्चर आपका होगा, लेकिन लीन्ड पोस्चर नहीं होगा। और एक दफा आप सारे पैनलिस्ट्स को और उस रूम को एक ग्लांस जरूर दें, ताकि आपको पता हो कि आप के इंटरव्यू कितने लोग ले रहे हैं, और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कमरा जो है वो कैसा है। ये ग्लांस अच्छा होता है, कहते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि दोनों ने सेटल हो, आपने भी, आप एक इस कमरे में गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने सेटल होना है, तो आप बैठते हैं, देखते हैं इंटरव्यू पैनलिस्ट की तरफ, क्योंकि फौरन से वो आपको कोई सवाल नहीं करने वाले, दे अलाउ यू टू सेटल डाउन, आप बैठ जाते हैं और फिर वो पहला क्वेश्चन करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन। और क्योंकि दोनों ने सेटल होना होता है, इंटरव्यूअर्स ने भी और इंटरव्यूईज ने भी, यानी they should they want to have something to start a discussion, a conversation। तो जब भी हम किसी से कॉन्वर्सेशन शुरू करने लगते हैं तो कोई तमहीद, कोई बात करते हैं। अब क्योंकि इंटरव्यू जो है ये एक तकरीबन साइंस बन चुका है, तो प्रेडिक्शंस ये है, probability is that they are going to ask you about yourself, और यूं भी हो सकता है कि वो पूछें कि जनाब, did you have any difficulty while reaching here, are you comfortable, how is the day today, how is the weather today, इस तरह की बात भी हो सकती है। Are you comfortable, do you need some water, how are you, इस तरह के सवाल होंगे। But this one question is going to be asked to you,
Tell us about yourself. Introduce yourself. वो कह सकते हैं we want to hear from you. We want to know more about you. क्योंकि आपको मालूम है कि आपका CV, आपके मार्क्स, आपकी सारी परफॉर्मेंस उनकी टेबल पर पहले से मौजूद होती। किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं तो आपका पहला इंट्रोडक्शन जो आपका CV होता है या जो आपकी प्रोसेस है एंटी टेस्ट का, वो सारा परफॉर्मेंस उनके पास पहले मौजूद होता है, फिर ही आपको कमरे में बुलाते हैं, इंटरव्यू रूम में आपको बुलाते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंटरव्यूज करते हैं वो स्टार्ट से शुरू हो जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने के, अपना नाम बताते हैं, फिर अपना स्कूलिंग बताते हैं, कितने मार्क्स लिए, कौन से स्कूल में पढ़े, इंटर कहां से किया, और वो एंड तक जैसे उन्होंने क्रैम किया होता है वैसे ही सुना देते। तो कोई डिफरेंस नहीं होता जो उनके सीवी पर लिखा होता है और जो वो बात कर रहे होते हैं। इस सवाल का मकसद ये होता है कि आपने ऐसा कुछ इंटरव्यूअर्स को बताना है जो उस सीवी में नहीं लिखा हो, समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सीवी। आप जरूर अपनी सीवी में जो लिखा है उसके बारे में बात कर सकते हैं व्हेन यू आर आस्क्ड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, लेकिन ब्रीफली डेट्स और तमाम ईयर्स बताने की जरूरत नहीं है। आप बीच में कुछ पैकेज स्किप भी कर सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने मैट्रिक कहां से किया, मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहां से लिया। आप उसको उसकी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि जी मेरी स्कूलिंग जो है वो उस स्कूल से है, माई स्कूलिंग इज फ्रॉम एन आर्मी पब्लिक स्कूल एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम, कोई भी कॉलेज का नाम बताएं। I was a good sportsman there. I was a good debater. I took part in extracurricular activities. I learned a lot. I had, you know, marvelous teachers. ये वाली बातें सीवी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जहां से इंटर किया है या बीए किया है वो बताने के लिए आप ये बातें इंक्लूड करें ताकि वो आप में इंटरेस्ट लें, इंटरव्यूअर्स आप में इंटरेस्ट लें। They will start recognizing your personality, your life. और जो आपकी फाइनल डिग्री है उसमें जो आपने सीखा, आपने क्या गेन किया, वो बताएं अपनी किसी एक आदि जो आपका पैशन है उसके बारे में बताएं कि दैट I love gardening, I have a lot of flowers at home, I spend a lot of time with them. जो स्पोर्ट्स कोई करता है तो वो स्पोर्ट्स के बारे में बताए, ये जुमले बोले। अपना सीवी रिपीट नहीं करना है। At the start of the interview, don't repeat your CV, your resume, your curriculum vitae. Don't repeat it. हर इंडिविजुअल जो इंटरव्यू देता है वो डिफरेंट होता है एंड यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, तभी आपको वो चूज करेंगे। हर इंडिविजुअल की अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब ही होता है किसी से अलहदा, जो अपना हैसियत रखता है। जितना आप इंटरेस्टिंग होंगे आप अट्रैक्ट करेंगे। You don't need to give a boring answer. Add something interesting. अपनी लाइफ की कोई ट्रू इवेंट भी बताएं। जी I have been a very bad student. I could not learn. I was a bad student, but something happened. फिर कुछ हुआ। My mother used to cry. I did not used to go to school. Then I realized that life needs to be not like this. वहां से मैं इंस्पायर हुआ, या मैंने किसी को देखा, किसी पर्सनैलिटी को देखा, फिल्म में देखा, उससे इंस्पायर हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर देन आई अचीव दिस, आई स्ट्रगल्ड। इस तरह की बातें बताएं।
ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट में, इंटरव्यू के शुरू में ही इंटरव्यूअर्स आपकी फेवर में हो जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करें, ना कि वहां दबक कर बैठ जाए। अभी तो दबकने वाला पार्ट ही नहीं आया। तो you have to tell them that you are an individual, you have a point of view. One very important thing आपने नोटिस किया होगा कि you have during this discussion आपने मेरे हाथों की मूवमेंट बहुत कम देखी कि during an interview don't use your hands too much. लोग जब इंटरव्यूवीज बात करते हैं तो जो बात कर रहे होते हैं उसके मानी हाथों से भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत बड़ा कॉलेज देखा और बात ये है, असल में ये है, आप और मैं, और इस तरह के जो जेस्चर्स हैं इसको आपने अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करनी। When you are talking in words, why are you using your hands? हाथों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। एक आधा इंस्टेंस में आप अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए आप हाथ आपने आपस में क्रॉस किए हुए हैं, लेकिन वो उनको नजर आ भी सकते हैं, नहीं भी नजर आ सकते। इफ यू आर सिटिंग बाय द टेबल इन फ्रंट ऑफ देम, एंड फिजिटी आपने बिल्कुल नहीं होना उस कुर्सी पर बैठते हुए। फिजिटी से मुराद ये है कि यू इन नर्वसनेस यू स्क्रैच योर हेड और यू स्टार्ट शेकिंग योर लेग। अक्सर जो 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 मेल हजरात हैं उनमें ये आदत पाई जाती है, they start shaking their leg, they start scratching here and there, they touch their ears, या कोई भी फिजिटिंग मूवमेंट शुरू हो जाती है। ऐसा आपने नहीं करना। अननेसेसरीली स्माइल आपने नहीं करना। अननेसेसरीली अपने चेहरे पर एक सैड लुक, एक फियरफुल लुक नहीं देनी। बी नॉर्मल। एक्सप्रेशंस हमेशा याद रखें कि इंटरव्यू में जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होने चाहिए। बिल्कुल भी कांस्टेंट एक्सप्रेशंस नहीं आपने रखने। आई कांटेक्ट जब आपने रखना है, आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट आपने जो आपसे सवाल पूछ रहा है उससे भी रखना है और जो बाकी पैनलिस्ट्स हैं उनसे भी रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेंबर बैठा है पीपीएससी के इंटरव्यू पैनल में, उसने आपसे सवाल किया है तो आप जवाब शुरू करते वक्त तो उसी की तरफ देख रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। बिटवीन दैट, ड्यूरिंग दैट आंसर, आपने बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर भी एक ग्लांस डालना है, उनको भी देखना है, और जब आपने अपना आंसर खत्म करना है तो उसकी तरफ देखें जिसने आपसे सवाल किया। दिस इज द राइट वे टू डू इट। नेवर लुक डाउनवर्ड्स। कुछ इंटरव्यूवीज जो है वो अगर सवाल नहीं आता तो नीचे देखने लग जाते हैं, या वो कमरे की जो उसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको देखना शुरू कर देते, पैनलिस्ट को नहीं देखते। ऐसा आपने नहीं करना। जैसे आप कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, वैसे ही आई कांटेक्ट आपने रखना है। डोंट लूज दैट आई कांटेक्ट। और अगर आई कांटेक्ट रखें भी तो बिल्कुल ही ऐसे करके जो है वो डेड स्टिल आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट to keep in mind, if you are asked a question and you don't know the answer, just say sorry sir। कोई आपने उसको डिरेल करने की, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करनी।
उस सवाल को जिसका आंसर आपको नहीं आता। अगर आप ऐसा करेंगे, यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस एंड द इंटरव्यूअर्स विल लूज कॉन्फिडेंस इन यू। वो भी आप में कॉन्फिडेंस खो देंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस शैटर करेंगे और आप अपना नुकसान इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप उसके जवाब में टाइम जाया कर रहे हैं। आपका नुकसान ये होगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करने वाले थे, जिसका जवाब आपको आता था, वो उस क्वेश्चन का टाइम भी आपने इस क्वेश्चन में कंज्यूम कर दिया और हो सकता है कि उसके बाद उनको लगे कि टाइम खत्म हो गया है, टाइम हमने काफी इस कैंडिडेट पर कंज्यूम किया है और वो हो सकता है आपको थैंक यू कह दे, तो यू लूज दैट क्वेश्चन। वो बात करनी आपके हाथ से जाया हो सकती है। यू कैन लूज दैट विनिंग क्वेश्चन।